हाय पेरेंट्स, आज मैं बात करूंगा सेंसरी ओवरलोड की। क्या होती है सेंसरी ओवरलोड और बच्चा कैसे रिएक्ट करता है सेंसरी ओवरलोड में, और हम सेंसरी ओवरलोड को कैसे कम कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल में समझाऊंगा। सेंसरी ओवरलोड का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेंसरी इनपुट जो मेरे ब्रेन में गया है, इंस्टेड ऑफ ब्रेन उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करने के बजाय वो इसको एक डेंजर की तरह ले लेता है। एंड जैसे ही ब्रेन उस सेंसरी इनपुट को डेंजर की तरह तरह लेता है, तो वो दो तरीके से रिएक्ट करेगा, या फ्लाइट या फिर फाइट। कहने का मतलब है कि अगर ब्रेन को वो सेंसरी इनपुट डेंजर लगेगा, तो या फिर बच्चा उस सेंसरी इनपुट से अपने आप को अवॉइड करेगा, जिसे हम कहते हैं फ्लाइट, या फिर उस जो इनपुट है उसको एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं फाइट। इन दोनों ही तरीके से बच्चा ये आपको बताना चाहता है, या फिर इनफैक्ट बच्चे का ब्रेन आपको ये बताना चाहता है कि ये पर्टिकुलर सेंसरी इनपुट जो है, ये मुझे समझ नहीं आया, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली अगर वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो इस इनपुट को एज अ डेंजर की तरह लेगा। अगर वो फ्लाइट मोड में है, तो वो इनपुट वो अवॉइड करेगा। सपोजेटली अगर बच्चे के हाथ मेसी हो गए हल्के से, तो फटाफट वो उसको पोंछ देगा। वो इतने पेशेंस नहीं रखेगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ मेसी हैं तो एटलीस्ट मैं अपनी एक्टिविटी फिनिश करूं और फिर जाके मैं अपने हैंड वॉश कर लूंगा। तो ये अगर सपोजेटली होता है, या इनफैक्ट कि सडनली कोई साउंड आया, जो कि हमारे साथ भी होता है कि सडनली अगर हम रोड में चल रहे हैं और कोई हॉर्न बजाता है, तो ओके हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, देन वी बिकम नॉर्मल। तो मे बी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ओवरलोड होता है, लेकिन मेरा ब्रेन उसको प्रॉपरली अडेप्ट करता है, एंड देन हम उसको रिस्पॉन्ड तो करते हैं नेगेटिवली, लेकिन फिर भी हम भागते नहीं है, ना ही उस स्टिमुलस के अगेंस्ट लड़ते हैं। मगर इस केस में अगर वो सेंसी ओवरलोड हो गया है बच्चे में, तो या फिर वो कान बंद कर देगा, या फिर वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कोई भी सेंसरी इनपुट जिसमें बच्चा अवॉइड करे या फिर मेल्टडाउन सिखाए, तो उसे हम कहते हैं सेंसरी ओवरलोड। अब ऑब्वियसली जितने सेंसरी सिस्टम्स हैं उतना ही सेंसरी ओवरलोड हो सकता है। जैसे कि टेक्टाइल सेंसरी ओवरलोड, जहाँ पे बच्चा डिफेंसिव हो जाता है, वो चीज़ों को इनफैक्ट छूता नहीं है, अवॉइड करता है। तो हो सकता है कि वो टेक्टाइल ओवरलोड चल रहा हो। या फिर सेकंड, अगर कई पेरेंट्स आके कहते हैं सर ये तो स्विंग से बहुत ज़्यादा डरता है, इसको तो मूवमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको मैं अगर उठा के उछालता हूँ या घुमाता हूँ तो ये रोने लग जाता है। तो अगर ऐसा कोई फीचर है, दैट मीन्स कि उसको शायद वेस्टिबुलर ओवरलोड है। इसी तरीके से अगर बैलून बर्स्ट हो गया, या फिर कोई बुलेट या हैवी बाइक जिसकी बहुत तेज आवाज़ है वो साइड से निकल गई, या इनफैक्ट कुकर विसल की आवाज़ है, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ है, तो उसमें बच्चे का रिएक्शन बहुत अजीब सा होता है, तो वो हो सकता है कि उसका ऑडिटरी ओवरलोड हो। इसी तरीके से अगर उसने कोई फ्लैशी लाइट देख ली, या फिर कोई ऐसा टॉय देख लिया जो मूव कर रहा है लाइट के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, या फिर सडनली अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी, अंधेरा कर दिया, तो वो डर गया। तो हो सकता है कि उसका विजुअल ओवरलोड हो। तो अगेन जितने सेंसरी सिस्टम्स हैं, इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बच्चे खाना अवॉइड करते हैं कि सर्टेन टेस्ट ही लेते हैं, और सडनली अगर हम कोई और ऐसी चीज़ डालते हैं तो वो प्यूक कर देते हैं या फिर फटाफट निकाल देते हैं। तो हो सकता है कि उनके टेस्ट बड्स का वो ओवरलोड हो। तो अगेन जितने सेंसरी सिस्टम्स है उतना ओवरलोड हो सकता है। तो अब अगेन आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सेंसरी ओवरलोड होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को सेंसरी ओवरलोड है, तो क्या तरीके हैं जिससे कि हम उसके ओवरलोड को कम कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज़ जानता हूँ लगाने के लिए, एंड आई थिंक कि हर थेरेपिस्ट भी वही करता होगा। पहला है डिसेंसिटाइज़। अगर किसी चीज़ से बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है, तो एज़ अ थेरेपिस्ट, एज़ अ पेरेंट हम बहुत काम कंपोज़ तरीके से उसको उस चीज़ के साथ एक्सपोज़ करवाते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वर्ड काम एंड कंपोज़। काम एंड कंपोज़ का मतलब ये है कि आप उसको ना ज़बरदस्ती उस चीज़ की तरफ नहीं लेकर आएँगे। बहुत ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको कंफर्टेबल करके उस चीज़ के ऊपर बिठाएँगे। सपोज़ अगर वो स्विंग्स में डरता है, या फिर वो मूवमेंट से डरता है, तो हम स्ट्रेट अवे स्विंग्स पे नहीं बिठाएँगे। मे बी अपनी गोद में लूँगा मैं उसको घुमाऊँगा, मे बी मैं उसको लेके घूमूँगा, बॉल पे बाउंस दूँगा।
थोड़ा सा डिसेंसिटाइज करूंगा और धीरे धीरे मैं उसको स्विंग्स पे लेके जाऊंगा, जिससे कि उसका सेंसरी ओवरलोड कम होना स्टार्ट करे, बिकॉज वो उस सेंसरी इनपुट को एज अ डेंजर नहीं, तो उसको पता लगेगा कि ये सेंसरी इनपुट मेरे लिए डेंजर नहीं है। तो अगेन आपको डिसेंसिटाइज करवाना है। अगेन कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता है कि थेरेपीज में ना डिसेंसिटाइजेशन फॉर्मूला नहीं चलता। तो पहले तो हमें यही करना है कि एक्सपोज करना है, जितना ज्यादा एक्सपोज करोगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक्सपोज करने से ना उस बच्चे के इरिटेशन, एंग्जाइटी या फिर बिहेवियर्स बढ़ गए हैं। उस केस में ना उस सिचुएशन में आप एक्सपोज मत करवाइए, बिकॉज उसको लगता है वो जैसे उस सिचुएशन में जाएगा उसको लगेगा कि मेरे पापा मम्मी या मेरा थेरेपिस्ट वही चीजें करवाएगा। तो उस केस में आप प्लेस चेंज कर लीजिए एंड देन फिर डिसेंसिटाइज का फॉर्मूला यूज करिए, जिससे कि उसको डिसेंसिटाइज करिए। अब कई चीजें हैं जैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है। सपोज एटली दिवाली में क्रैकर्स हैं और क्रैकर्स से आपके बच्चे को एंग्जाइटी आ रही है या सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, अब वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अब उस केस में आपको अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो अडेप्टेशन वर्ड है ना, ये हमारे इंडियन किड्स के लिए है, बिकॉज अमेरिका में इतने हॉर्न्स नहीं बजते हैं और उनका ना जो सेंसी एनवायरनमेंट है, जो ओवरऑल उनका जो एनवायरनमेंट है वो इतना सेंसोरियली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं होता। तो शायद उनकी बुक्स में ना ये अडेप्टेशन वर्ड नहीं आता। बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग इन इंडिया, व्हाट आई बिलीव कि हम अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आपको अपने बच्चे को अडेप्ट करवाना है। अगर आपको लगता है कि साउंड से उसको प्रॉब्लम है, क्रैकर्स का टाइम है, तो उसको हेडफोन्स लगा दो, म्यूजिक लगा दो, ताकि उसका सेंसरी ओवरलोड उस सिचुएशन में कम हो जाए। इसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मेरे बच्चे को इरिटेट कर रही है, तो मैं ग्रेजुअली अपने बच्चे को तैयार करूंगा कि आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एंड थर्ड है, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहती है, दैट इज टू अवॉइड। कहने का मतलब ये है कि आपने डिसेंसिटाइज करके देखा, आपने अडेप्ट करके देखा, नहीं सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है, तो उस केस में आपको चीज़ों को अवॉइड करना ही बेटर है। बिकॉज मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अवॉइडेंस एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है, मगर कई बार क्या होता है कि हमारा ब्रेन सेंसरी इनपुट्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से ले रहा होता है। जो न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती हैं, जो कि शायद हम लोग इतना कुछ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस केस में मैं यही बोलता हूँ कि एज अ थेरेपिस्ट और एज अ पेरेंट हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर हम ये कहते हैं कि सर उस सिचुएशन को ही आप अवॉइड करो। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि उस सिचुएशन को आप अवॉइड कर दो, बिकॉज हमें पता है कि उस सिचुएशन में मेल्टडाउन्स आएंगे आएंगे। एंड फिर ये चीज हम 2 3 4 साल तक करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि बच्चा अडेप्ट कर लेता है एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो फिर अगेन अडेप्ट कर लेगा, मगर ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, डिसेंसिटाइज करवाना है, अडेप्ट करवाना है। 2 फॉर्मूले काम नहीं आ रहे तो आप प्लीज उसको अवॉइड करिए, सेंसरी स्टिमुलस को। आई होप कि इससे आपके बच्चे का सेंसरी ओवरलोड कम होगा, मेल्टडाउन्स कम होंगे एंड यू विल सी कि आपके बच्चा बहुत काम एंड कंपोज रहने लग गया। सो अगर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी और जानना है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे में समझ आपको नहीं आ रही, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि उन सब चीज़ों पे मैं वीडियो बना सकूं।